हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड पाथ फाइंडर के बुक में जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें है वो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैन मूव इन अ फोर्स फील्ड, potential energy U varies on location of the particle according to the following equation. And what is the equation of potential energy? Minus k into x minus a का whole squared into x minus b का whole squared. This is the equation of potential energy as a function of x. Okay. Here k, a and b are positive constant. What can you conclude about a small amplitude oscillation of the particle? अब इस क्वेश्चन को आप समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पोटेंशियल एनर्जी फील्ड है जिसका कि इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा और कहीं किसी पॉइंट के अबाउट वो एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, वो एसएचएम कर रहा होगा और ये पता करना है कि वो किस पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रहा होगा ये सब, और इसके ऑप्शन से पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में और आगे क्या कैलकुलेट करना है। इसके ऑप्शन को यदि पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इट कैन ऑसिलेट अबाउट अ सिंगल लोकेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट कैन ऑसिलेट अबाउट 2 डिफरेंट लोकेशन। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि एक मीन पोजीशन होगा या 2 मीन पोजीशन होगा, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये पॉइंट है, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करना होगा, फाइंड करना होगा जिसके अबाउट ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, एसएचएम कर रहा था या सिर्फ ऑसिलेशन इसका हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा था वो पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले मीन पोजीशन आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझें तो मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होता है और नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम, और नेट फोर्स क्या होता है, 0। वो पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और नेट फोर्स 0। उस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 कब कब होगा, देखिए ये इस इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखें तो x माइनस ए पे होल स्क्वायर्ड है, x माइनस बी पे होल स्क्वायर्ड है, मतलब ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, ये बात का पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा हमेशा निगेटिव रहेगा, ये एक पॉइंट का पता चला। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये तो हमेशा निगेटिव रहेगा, लेकिन इसका यदि मैक्सिमम वैल्यू की यदि बात कीजिएगा आप तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 होगा, है ना। मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये 0 हो जाए, और किसी और पॉइंट के लिए, किसी और x के वैल्यू के लिए तो ये निगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो u मैक्सिमम इसका कितना हो गया, 0। ठीक है, और ये कब आया, जब x का वैल्यू a था या b था। x का वैल्यू a और b पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम है। ओके, ठीक है, मतलब a और b के अबाउट तो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा होगा। अब एक पॉइंट अब देखते हैं, तो अब कैलकुलेट करते हैं वो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा, फोर्स 0 होगा। अब चेक कर लेते हैं फोर्स कहां पे 0 होगा। ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कहां पे 0 होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो du बाई डी एक्स कर देना है आपको। फोर्स का इक्वेशन, फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होता है, माइनस du बाई डी एक्स होता है ना। तो आप क्या करो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, -2k x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -2k x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या आता है, माइनस du बाई डी एक्स आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉमन क्या आ सकता है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये आ गया क्या, 2k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू कितने के बराबर आ गया, 2x माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा।
मतलब फोर्स का वैल्यू जीरो कब कब हो सकता है? फोर्स शुड बी जीरो एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2। ठीक है, और यहां इन दोनों पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, मैक्सिमम था पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पॉइंट पे। इसका मतलब मीन पोजीशन कौन सा है? a प्लस बी बाई 2। तो एक ही पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा होगा, एक ही पॉइंट के अबाउट ये SHM कर रहा होगा। ठीक है ना, वो पॉइंट कौन सा होगा? x का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होगा, जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा होगा, जिसके अबाउट ये SHM कर रहा होगा। SHM कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा होगा वो मीन पोजीशन का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? a प्लस बी बाई 2। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ है नहीं। आप यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो में ये आपको मिल भी जाएगा, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 ये मीन पोजीशन का पॉइंट है, जिसके अबाउट ये पार्टिकल SHM कर रहा होगा। SHM मतलब ऑसिलेशन कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा ये आगे का बात है ना, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो मिनिमम जो भी वैल्यू होगा वो वहां पे मिनिमम ही होगा ना। ठीक है, तो ये पता चल गया। ओके, अब पता करना है कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फोर्स का वैल्यू, फोर्स का जो इक्वेशन है वो तो ये है। फोर्स का इक्वेशन क्या है? ये है। मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं पार्टिकल को। पार्टिकल जो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इस मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं और देख लेते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है या नहीं आता है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो x प्लस डी एक्स कर देते हैं, dx डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब आपको क्या करना है? x का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 प्लस डी एक्स पुट कर देना है ना। x यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देना? a प्लस बी बाई 2 पे तो ये फोर्स जीरो था। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट पुट कर देना a प्लस बी बाई 2 प्लस डी एक्स। मतलब हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया तो फोर्स का क्या वैल्यू आया? तो देखिए, तो फोर्स का जो इक्वेशन आया वो क्या आ जाएगा? 2k इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? a प्लस बी बाई 2 प्लस डी एक्स, ए प्लस बी बाई 2 प्लस डी एक्स माइनस ए, है ना। और फिर क्या पुट करेंगे भाई? a प्लस बी बाई 2 प्लस डी एक्स माइनस बी। ठीक है भाई, और फिर क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी प्लस 2 डी एक्स। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस 2 डी एक्स हो जाएगा। तो 2a प्लस बी प्लस 2 डी एक्स इंटू माइनस ए माइनस बी, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं? कुछ ऐसा हो गया। अब आगे सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि फोर्स जो है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आता है या नहीं आता है। dx जो है बहुत छोटा है। dx क्या है यहाँ पे? dx जो है वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो इसको नेग्लिजिबल करके चलोगे। ठीक है ना, तो कंपेयर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ और यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। यहाँ पर तो कंपेयर हो नहीं रहा है। ए और बी के साथ कंपेयर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? देखिए 2k, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए बाई 2 प्लस डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 प्लस डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2dx। कुछ ऐसा आ जाएगा भाई। ठीक है ना, कैलकुलेट हो गया। फोर्स का इक्वेशन निकल रहा है। फोर्स का इक्वेशन निकाल लीजिए आप और सॉल्व कर लीजिए। फोर्स का इक्वेशन जैसे ही निकलेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये जो है यहाँ पे ये SHM कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो फोर्स का जो इक्वेशन है ये कितने के बराबर आ गया? ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए। यहाँ पे आ गया है 2k, b माइनस ए बाई 2। इस dx को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस dx को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो b माइनस ए और a माइनस बी, कोई ना कोई एक निगेटिव होगा, कोई भी बड़ा हो सकता है। a और b में कोई भी बड़ा हो सकता है ना। ऐसा कुछ लिखे नहीं है क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि a बड़ा है या b बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसके यदि आप ऑप्शन में देखिए तो सारे ऑप्शन में b माइनस ए है ना। ठीक है, तो चूंकि b माइनस ए दिया हुआ है इसके ऑप्शन में, तो b को आप
बड़ा एज्यूम करके चल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो दोनों टर्म में आंसर इसका आ सकता है, ठीक है। तो b माइनस ए लेकर के चलिए, तो फोर्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ से 2k b माइनस ए इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि ये यदि पॉजिटिव होगा तो ये वाला निगेटिव आ जाएगा ना, इंटू क्या हो जाएगा 2dx, इंटू हो जाएगा 2dx, ठीक है। तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन कितने के बराबर आ गया बताइए, फोर्स का इक्वेशन आ गया माइनस k इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी एक्स आ गया, तो ये एस एच एम करेगा, ये एस एच एम का कंडीशन आ गया। अब जब एस एच एम का कंडीशन आ गया है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, चूँकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी एक्स आ चुका है तो एस एच एम का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स को माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डी एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस के बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस माइनस डी एक्स कट गया, ठीक है ना। तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया के इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई एम, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, बी माइनस ए इंटू रूट अंडर के बाई एम, कुछ ऐसा आ जाएगा। और एक ही पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पे यदि आप ध्यान से, इसके ऑप्शन को यदि ध्यान से देखें तो इट कैन ऑसिलेट बी माइनस ए इंटू रूट अंडर के बाई एम, सी में है और बी में है, और इट कैन ऑसिलेट अबाउट अ सिंगल लोकेशन, ये तो सी में ही लिखा हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। सारे क्वेश्चंस आसान मिलेंगे, मैकेनिक्स की तरह ये टफ चैप्टर नहीं है। एसएचएम हो गया, वेव हो गया, ये सब टफ चैप्टर में नहीं गिना जाता है। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट कमज़ोर होता है, बेसिक बातें जो अच्छे से नहीं जानते हैं, उनसे ये सब चैप्टर्स, उनको ये सब चैप्टर बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है, वरना ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, एसएचएम, वेव। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इन फिगर इज शोन acoustic pressure position in a harmonic sound wave traveling in the positive x direction। प्रेशर वेव का एक ग्राफ दिया हुआ है, या वेव ही कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं। पीरियड ऑफ द साउंड वेव इज 8 सेकेंड। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना दे रखे हैं, 8 सेकेंड दे रखे हैं। जो भी ग्राफिकल क्वेश्चन में जो है ना, टाइम पीरियड को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसको लिख लेना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो ये काम जरूर करें। फिगर 1 was recorded at t equal to 0. In figure 2 are shown vibration in acoustic pressure by 2 curve recorded at 2 successive instant of time t1 and t2. Both the figure are drawn to the same scale. Which of the following set correctly express possible value of t1 and t2? तो देखिए ग्राफ यदि देखिएगा तो फर्स्ट ग्राफ t इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है, उस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, मीन पोजीशन से गया हुआ है, मतलब t इक्वल टू ये मीन पोजीशन पे t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, और 8 सेकेंड जो है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, तो 8 सेकेंड पर जो है ये 8 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। तो जब भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यहाँ पर जो होगा, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे बढ़ रहा है, तो अभी ये नीचे जाएगा, मतलब ये ऊपर से आया होगा, तो ये कब का पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, यदि ये 10 पर है तो जो ऐसा जो फिगर बनेगा, ये वाला जो फिगर बनेगा वो कब बनेगा, ये है, ये 10 सेकेंड पे, तो 12 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुँचेगा, 14 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुँचेगा, और फिर 16 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुँचेगा, है ना, ठीक है। तो ये 16 सेकेंड पे बनेगा ऐसा, तो फिर कब, पहले कब बना होगा, फिर
वो 8 सेकेंड पे बना होगा। अब बढ़ाते चले जाइए, फिर कब बना होगा 24 सेकेंड पे बना होगा, फिर कब बना होगा 0 सेकेंड पे बना होगा, कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, मतलब ये यदि ये टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये ग्राफ है तो ये ग्राफ कब कब होगा 0 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे, 16 सेकेंड पे, 24 सेकेंड पे। ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे, और ये जब ये फिगर जब इधर जा रहा है तो अभी इस पॉइंट को नीचे जाना है ना। तो ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। तो 10 पे यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, है ना। तो 16 हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद 8 8 जोड़ते चले जाइए, 8 8 घटाते चले जाइए, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इन सब पॉइंट्स पे ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला फिगर कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। ये तो मीन पे है नहीं, एक्सट्रीम पे है नहीं, तो ये जो होगा ये इसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये 12 सेकेंड पे होगा, है ना। ये कुछ उसके बीच में होगा। तो 11 सेकेंड ऐसा कुछ लिखे हैं, 1 सेकेंड का इंटरवल है 11 सेकेंड। ऑप्शन से ये बात पता चल रहा है, ठीक ना, 11 सेकेंड। तो ये 10 पे है तो ये 11 पे होगा, ठीक है ना, 11 पे होगा। फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, 19 पे होगा। मतलब इस तरह का जो फिगर है, देखिए कितने आसानी से बन रहा है। इस तरह का जो फिगर है वो कब कब होगा, 11 पे होगा, ठीक है ना, 19 पे होगा, और कब होगा 3 पे होगा। 8 8 जोड़ते चले जाइए, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा। और 3 पे होगा, 11 पे होगा, 19 पे होगा, हो सकता है ना। अब इसके साथ मैच करा लीजिए। तो 0 और 3 का सेट है। 11 और 16, 11 और 16 का भी सेट है। फिर कब का है 8 और 11, 8 और 11 का भी सेट है ना। और फिर देखिए 16 और 19, 16 और 19, 16 और 19 का भी सेट है। इसका मतलब है इसका चारों ऑप्शन हो गया, A B C D, ये चारों ऑप्शन इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ सिंपल पेंडुलम इनिशियली ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली with angular amplitude alpha and time period t naught is symmetrically confined between two rigid fixed plane A and B, making an angle beta that is less than alpha with each other as shown in figure। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक अल्फा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। फिर क्या किया गया है कि एक प्लेन को लगा दिया गया है जो कि बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो वो जो इंक्लाइंड है उसके लिए एंगुलर एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, बीटा के बराबर होना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक है जो आप समझ लीजिए। ये अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे 2 अल्फ़ा होना चाहिए था और 2 बीटा भी होना चाहिए था, दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है, तभी वो एंगुलर एम्पलीट्यूड बन पाता। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा जो लिखे हैं उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऑप्शन ए में इफ़ कॉलिजन एट बोथ द वॉल आर इलास्टिक पीरियड इज टी नॉट इंटू 1 माइनस बीटा बाई अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा बाई अल्फ़ा। एम्पलीट्यूड जब भी रहता है एम्पलीट्यूड के फॉर्म में टाइम पीरियड डायरेक्ट नहीं आता है, वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के टर्म में आता है, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट आप टी नॉट इंटू 1 माइनस बीटा बाई अल्फ़ा नहीं आएगा, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के फॉर्म में आता है, ठीक ना। तो जो लोग SHM के क्वेश्चन बहुत सारा बनाते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ऑप्शन ए जो है नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए का जो एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मैं अभी बना देता हूँ आपको, ठीक है। जो लोग SHM में इसमें कंफ्यूज है कि टी नॉट इंटू 1 माइनस बीटा बाई अल्फ़ा कैसे नहीं हो सकता है, उनके लिए मैं वो बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा वो मैं अभी कैलकुलेट कर दूंगा। चलिए ऑप्शन बी में चलते हैं। इफ़ कॉलिजन एट बोथ द वॉल आर इन इलास्टिक पीरियड इज टी नॉट, यदि इन इलास्टिक होगा तो क्या होगा, टकराएगा, उसके बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर वो एंगुलर एम्पलीट्यूड बीटा के लिए ऑसिलेट करेगा, है ना। तो बीटा के लिए जब ऑसिलेट करेगा तो फिर से उसका जो लेंथ वही है, उस पेंडुलम का लेंथ वही है,
ठीक है, ग्रेविटी वही है, T इक्वल टू 2π√L/g होता है ना। तो यदि यहाँ पे इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो सही बात है, टाइम पीरियड वही रहेगा। फिर से समझिए, जैसे वाल से यदि टकराया बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए, पहले था अल्फा एंगुलर एम्पलीट्यूड, लेकिन बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए वो टकराया, जैसे ही वाल से टकराया उसका वेलोसिटी 0 हो गया। उसके बाद जब वो लौटेगा तो फिर वो बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए ऑसिलेट करता रहेगा। समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे मान लीजिए इसको जाना था यहाँ तक, ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, एक वाल आ गया और ये जो है इसी वाल पे टकराया, और ये इन इलास्टिक वाल है। कैसा वाल है? इन इलास्टिक। तो जैसे ही इसे टकराया इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो है, अब वो बीटा, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो अब इसी लाइन के अबाउट ये बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है। और सिर्फ क्या चेंज किया है, एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा से क्या हो गया है, बीटा हो गया है। टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं, 2π√L/g। लेंथ वही है, ग्रेविटी वही है, तो टाइम पीरियड जो T0 था वही रहेगा, इनिशियल टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि ये परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तब, जब इसका टकराने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब ऐसा होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, सी ऑप्शन में चलते हैं। इफ कॉलिजन एट वन वाल इज इलास्टिक एंड अदर इज इन इलास्टिक द पीरियड इज T0। बिल्कुल, ये भी T0 हो जाए, क्योंकि एक से टकराया तो वो सेम वेलोसिटी से आया, लेकिन जब दूसरे से टकराया तो फिर से उसका वही कंडीशन हो गया, बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इलास्टिक से टकराने के बाद जब परफेक्टली इन इलास्टिक वाले से टकराएगा तो उसका जो वेलोसिटी हो गया वो 0 हो गया। उसके बाद जब वो लौटेगा तो बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए वो ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, और टाइम पीरियड वही हो जाएगा T0 के बराबर। तो दोनों सरफेस इन इलास्टिक हो या कोई एक सरफेस भी इन इलास्टिक हो तो भी टाइम पीरियड का वैल्यू वही रहेगा, T0 के बराबर होगा, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन जो है ये सही है। डी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, इफ कॉलिजन एट वन वाल इज इलास्टिक एंड अदर इज इन इलास्टिक द पीरियड इज लेस देन T0। नहीं, ये गलत है, ठीक है। पीरियड का वैल्यू T0 के ही बराबर हो जाए, क्योंकि अब इन इलास्टिक से टकराने के बाद उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड बीटा हो गया है, तो टाइम पीरियड 2π√L/g ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसको मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स के फॉर्म में आना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर, या कॉस इनवर्स के फॉर्म में आना चाहिए था, जो कि है नहीं। अब देखिए, अब इसको कुछ ऐसे समझिए, ये बीटा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए ऑसिलेट करने लगा। पहले किसके लिए ऑसिलेट कर रहा था, अल्फा एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए। मतलब ये लेंथ कितने की, ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से यहाँ तक, यदि फेजर डायग्राम बनाए तो ये अल्फा के लिए ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन अब क्या है, ये बीटा के लिए ऑसिलेट करने लगा, ठीक है। मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा, आपको रेडियन में लिखना है ना। तो ये अल्फा हो गया, और अब जो ऑसिलेट कर रहा है वो बीटा के लिए ऑसिलेट कर रहा है। मतलब ये जो ऑसिलेशन में ये पार्टिकल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये ट्रेवल कर ही नहीं रहा है ना। ये वाला एंगल ट्रेवल नहीं कर रहा है और ये वाला एंगल अब यहाँ से लौट के ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर लौट के आ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर लौट के आ जा रहा है। यदि फेजर डायग्राम आप जानते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो ये एंगल का वैल्यू कितने के बराबर होगा, इसको मान लेते हैं ये थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, सब बेस का वैल्यू कितने के बराबर, बीटा के बराबर। कॉस थीटा का वैल्यू हो गया बीटा बाई अल्फा, बीटा और अल्फा दोनों रेडियन में लेना है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ये थीटा हो गया। और कितना एंगल ये ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये थीटा नहीं ट्रेवल कर रहा है, ये थीटा नहीं ट्रेवल कर रहा है, ये थीटा, मतलब 4 थीटा ये एंगल ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। 4 थीटा ये एंगल ट्रेवल नहीं कर रहा है, ओके। तो ये कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, ये एंगल ट्रेवल कर रहा है 2π - 4 थीटा, ये एंगल ये ट्रेवल कर रहा है। तो 2π - 4 थीटा एंगल ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू टाइम पीरियड फॉर सच ऑसिलेशन,
ओके तो वो टाइम पीरियड का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? देखिए 2 पाई ऑसिलेशन का टाइम कितना था? टी नॉट। यूनिट एंगल ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा? टी नॉट बाई 2 पाई। तो 2 पाई माइनस 4 थीटा एंगुलर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो अब टी जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा? टी नॉट बाई 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस 4 इंटू कॉस इनवर्स बीटा बाई अल्फा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो जाएगा, ये आंसर होना चाहिए था ए ऑप्शन का, लेकिन ए में ऐसा कुछ है नहीं, इस कारण से ए ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका बी और सी ऑप्शन ही सही है, तो थर्ड क्वेश्चन का बी और सी आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू।